स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का MR स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो आज हम यह अध्याय लिख रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो आपको तो पता ही है, 12वीं के एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, 10वीं का तो हम फिक्स कह नहीं सकते। CBSE का तो एक पेपर में आ गया है न्यूज़पेपर में कि उनकी तो 3 परीक्षा होगी, तो आपकी भी होगी परीक्षा। तो ये सोच कर मत बैठ जाना कि हमारे तो एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे, 12वीं के एग्ज़ाम तो होंगे, पक्के होंगे। तो आज हम अध्याय लिख रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। इस एक वीडियो में ही आपको पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था 2 स्तरों पर शासन तथा शासन की शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था कहलाता है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जिस पर देखो, केंद्र में अलग शासन है और राज्य में अलग शासन है। पर आगे बात करेंगे, अभी तो नहीं बता सकता। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोनों में शक्तियों का विभाजन किया है। केंद्र के पास अलग शक्ति है और राज्य के पास अलग शक्ति है। भारत में शासन की कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र के पक्ष में हैं। वास्तव में यह संघात्मक शासन ना होकर राज्यों का संघ है, जिसमें शक्तियों का प्रवाह केंद्र से राज्य की ओर है। स्वतंत्रता के समय भारत में 14 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आया था, यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ। सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में शासन की कार्यकुशलता दृष्टिकोण संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ पर केंद्र को मजबूत रखा गया है, यानी जो राज्य निर्णय ले रहा है, यदि केंद्र चाहे तो उस निर्णय को अवैध भी घोषित कर सकता है। यानी एक अंतिम शक्ति है ना, वो केंद्र के पास है। दोनों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो जाए, तो जो केंद्र कानून बनाएगा वही कानून मान्य होगा। भारत की संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, ये प्रमुख तत्व है, शायद 9 से 10 हैं। ये सारे आपको याद करने हैं। इसमें से कोई भी आए तो आपको लिख देना। यानी प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था के कोई 2 तत्व लिखिए, 2 तत्व या शासन लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होंगे तो आप लिख सकते हैं। या फिर ऐसा आ जाएगा, भारत की संघीय व्यवस्था के शक्तियों का स्पष्ट विभाजन को समझाइए, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको सभी याद करना है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। बुक में अलग दिया हुआ है, बुक में यहाँ पर 97 दिया हुआ है। तो अपन को तो वर्तमान के लिखना है, तो वर्तमान के ही लिखना। आप चाहो तो बुक के भी लिख सकते हो, लेकिन आप वर्तमान के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो 100 विषय है वर्तमान में, और राज्य सूची में 61 विषय हैं तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, यानी संघ सूची है उस पर तो कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। राज्य सूची के विषय पर, यानी राज्य सूची के विषय पर तो राज्य कानून बनाएगा, या राज्य की विधान मंडल कानून बनाते हैं। दोनों एक ही है, चाहे तो राज्य लिखो या राज्य की विधान मंडल लिखो। तथा समवर्ती सूची पर संसद व विधानमंडल दोनों कार्य बनाते हैं। यानी समवर्ती सूची है तो इन पर दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन दोनों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए, यानी केंद्र और राज्य दोनों यानी समवर्ती सूची पर कानून बना रहे, यदि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाए, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। यानी दोनों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र जो कानून बनाएगा वही कानून लागू होगा। यानी केंद्र को इतना मजबूत रखा हुआ है, राज्य को नहीं, लेकिन केंद्र को मजबूत रखा हुआ है। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दूसरा है। भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा गया है। संघात्मक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक भी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, ताकि संघ व राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से उसका समाधान कर सके। यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। यानी मान लीजिए कभी केंद्र व राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनको सुलझाएगा कौन, उनका अंतिम निर्णय कौन करेगा। तो इसलिए
न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, यानी ना ही ये केंद्र के पक्ष में निर्णय ले सकती है और ना ही राज्य के पक्ष में, इसको स्वतंत्र रखा गया है। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संघवाद में संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। संघ तथा राज्य संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, संविधान को सर्वोच्च रखा गया है, यानी संघ और राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। एकल नागरिकता, साधारणतया संघात्मक शासन प्रणाली में बहु नागरिकता पाई जाती है, यानी अमेरिका को आप देख लीजिए, वहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन वहाँ पर बहुल नागरिकता यानी एकल नागरिकता से मैं आपको बता सकता हूँ, यानी केंद्र की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता, यानी अमेरिका में है ऐसा, यहाँ हमारे यहाँ पर भारत में नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है, देखो केंद्र की तो अलग है सदस्यता दी गई नागरिकता और राज्य की अलग है। भारत में ऐसा नहीं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अपनाया गया है एकल नागरिकता को। यानी ये पूछ भी लिया कि ये क्वेश्चन आ सकता है, आप नोट कर लेना कि भारत में एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो अलग अलग बना नहीं सकते नागरिकता, अलग नागरिकता बनाएंगे तो लोग अपने राज्य के प्रति ध्यान ज़्यादा देंगे, देश की ओर ध्यान नहीं देंगे। तो हम इसकी ओर बात करते हैं। व्यवस्थापिका में राज्य का सदन, व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। राज्यसभा भारतीय संघवाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है, जिसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। दूसरा सदन राज्यसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है, ना कि समान प्रतिनिधित्व के आधार पर। जबकि अमेरिका की संसद को हम सीनेट कहते हैं। ये भी आप नोट कर लेना, छोटे रूप में आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में, लेकिन अब की बार लगता है ज़्यादा बहुचयनात्मक आने वाले लगते हैं, फिर भी क्या पता मॉडल पेपर चेंज हो या ना हो। प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अमेरिका में दूसरे सदन सीनेट है तथा ब्रिटेन में दूसरा साधन लॉर्ड सभा है। ये भी आप नोट कर लेना। राज्यपाल का पद, राज्यपाल, ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकारों के आंतरिक मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप राज्यपाल के माध्यम से होता है। एकात्मकता का प्रभुत्व, ये सभी नोट्स आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या फिर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको ये PDF मिल जाए। लिंक मैं उसके अंदर दे दूँगा या टेलीग्राम पर ये डाल दूँगा मैं। एकात्मकता का प्रभुत्व, यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ताकि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। ये देख लो, ये लिखा हुआ आगे देखो, ताकि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सकता है। संविधान में संशोधन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, आपातकालीन उपबंध इत्यादि के माध्यम से केंद्र पर अपना नियंत्रण रखता है। एकात्मक लक्षण, एक संविधान, यद्यपि संघात्मक शासन प्रणालियों में 2 संविधान पाए जाते हैं। देश के संविधान के अलावा प्रत्येक राज्य इकाइयों के अपने संविधान होते हैं, लेकिन भारत में एकल संविधान को अपनाए गए हैं। सभी राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। ये जो मैंने पहले कहा था ना, वही यहाँ पर आ गए, देख लीजिए। यानी कि राज्य की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है, तो भारत में ऐसा नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अवशिष्ट शक्तियाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार वे विषय जिनका उल्लेख राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं किया गया, उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी। ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहा जा सकता है। इसको भी आप याद कर लेना। अवशिष्ट शक्ति से आप क्या समझते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देख लेना। ये आप संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। ये हाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं यहाँ पर। अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कौन सी है, 1 नंबर पर है संविधान संशोधन। और अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, ये भी आपको पहले समझ आ गया होगा। संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 367 के अनुसार संसद विशिष्ट बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ मामलों में विशेष बहुमत से पारित होने के पश्चात संशोधन विधेयक पर कम से कम आधे राज्य की अनुमोदन भी लेना
होता है, यानी कम से कम आधे राज्य इसके पक्ष में होने चाहिए। शक्तियों का विभाजन। भारत की संघात्मक व्यवस्था में यदि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है। मैंने आपको पहले भी कहा था, शक्तियों का झुकाव किसकी तरफ है, ज़्यादा शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। संघ सूची के अतिरिक्त केंद्र सरकार समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है तथा राज्य सूची पर भी आवश्यकता पड़ने पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ये मैंने पहले भी कहा था, शक्तिशाली रखा गया है। चाहे तो ये केंद्र पर भी ये केंद्र का कानून बना सकती है और चाहे तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। शक्तियों का यह विभाजन केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाता है। आपातकालीन कोपबंद। यहाँ पर आपके एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप नोट कर लेना। आपातकालीन उपबंध। संविधान में आपातकालीन उपबंधों के रूप में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाने की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ये 352 के अंतर्गत है। अभी 356 के अंतर्गत अनुच्छेद किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है तथा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 60। यहाँ पर आपके बहुचयनात्मक प्रश्न बन सकते हैं और एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आना इसमें से तो आ सकता है, पक्का क्वेश्चन आएगा एक, आप याद कर दें। आपातकाल के दौरान राज्य की समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। यहाँ पर वही लाइन आ रही है, बार बार देखिए, केंद्र को शक्तिशाली रखा गया है। क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको नोट कर लेना, देख लीजिए, बार वही लाइन आ रही है। राज्यसभा में राज्य का असमान प्रतिनिधित्व। अमेरिका में सीनेट की तरफ, भारत में द्वितीय सदन राज्यसभा समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर गठित नहीं होती, बल्कि राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा का गठन होता है और इस आधार पर राज्यसभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। राज्यसभा का इस प्रकार का गठन संघात्मक प्रणाली के विरुद्ध है। एकल नागरिकता। अमेरिका और स्विट्जरलैंड के विरुद्ध भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाए गए हैं, जो भारत को संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता का स्वरूप प्रदान करता है। पारंपरिक बातों में एक रूपता। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल निर्वाचन आयोग तथा एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य की सहमति आवश्यक नहीं। संसद राज्य की अनुमति के बिना राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती हैं तथा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं। दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकती हैं, तोड़कर नए राज्य निर्माण कर सकती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप नोट कर लेना और आप याद कर लेना। मैं ये सब क्वेश्चन पूरा इसलिए लेकर आया, वीडियो अभी तो टाइम कम है, इसलिए मैं पूरी टाइपिंग करके पूरा ही लेके आ गया। मैंने सोचा कि ये वीडियो में भी आपको सभी समझ में आ जाए, लेकिन टाइम कम है, इसलिए क्या कर सकते हैं, हम बोर्ड पर भी पढ़ा नहीं सकते, टाइम कम है। टाइम ज़्यादा होता तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा सकता था, लेकिन क्या करें, टाइम कम है। लोक सेवाओं का विभाजन। अमेरिका में संघ की तथा राज्य की प्रशासनिक सेवाएं अलग अलग होती हैं तथा संघ की प्रशासनिक सेवाओं के अधीन प्रशासनिक अधिकारी केवल संघ की प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं तथा राज्य की प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केवल राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं, जबकि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में प्रशासनिक अधिकारी राज्य के प्रशासन तंत्र में भी कार्य करते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। ये देखो नोट डाला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये वर्तमान में आपको ये किताब में नहीं मिलेगा, आपको अपने मन से ही लिखना होगा। तो मैंने ये पहले भी नोट कर लिया है, तो आप ये अपने कॉपी में उतार कर और थोड़ा आप अपने मन से लिख सकते हैं। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ। केसी वीर क्या कहते हैं, ये अर्ध संघात्मक कहते हैं कि अर्ध संघात्मक यानी सौदेबाजी वाला संघात्मक। ये आपको बुक में समझ आ जाएगा, ये टाइपिंग ठीक नहीं हुई है थोड़ी। संघ। अनुच्छेद 363 के अंतर्गत राज्य परिषद का उल्लेख है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग,
भारत को संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता का स्वरूप प्रदान करते हैं। यहाँ से अब शुरू होता है। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान तक केंद्र व राज्य के बीच में अनेक विवाद उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि केंद्र ने अनुच्छेद 356 के माध्यम से बार बार राज्य के आंतरिक मामलों में मनमाना हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। हालांकि यह स्थिति 1990 तक थी। 1990 के पश्चात गठबंधन यानी गठबंधन की सरकार आ गई। आपका एक अध्याय है आगे, गठबंधन वाला, गठबंधन की राजधानी, थोड़ा वहाँ से आप समझ लेना। वहाँ से भी आप ये सब आपकी राजनीति में जो टॉपिक आए हुए हैं वो सब एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। आप थोड़ा देखना, एक दूसरे से सब टॉपिक लिंक हुआ है। गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ, तब से वर्तमान समय तक केंद्र सरकार के रूप में परिवर्तन आया है। केंद्र राज्य संबंध के विवादों के कारण 1893 ईस्वी में सरकारी आयोग का गठन किया गया। सरकारी आयोग ने राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया जाने का झुकाव, लेकिन साथ ही केंद्र राज्य संबंधों में आए विवादों को रोकने के लिए केंद्र के राज्यों के हस्तक्षेप को कम करने की सलाह दी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ठीक नहीं लगा है तो मैं इस क्वेश्चन को अपने तरीके से नोटबुक में उतार कर आप देख लेना। एक वीडियो एक और बना दूंगा इस क्वेश्चन का, 2 मिनट का वीडियो होगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें तो बुक में तो ठीक नहीं दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन आने लायक है। भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ, यहाँ नवीन प्रवृत्ति आएगा, नवीन प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से तो समझ आया नहीं, यहाँ से थोड़ा यहीं से लेना होगा और थोड़ा मन से लिखना होगा। तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो आप उसे देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।